ओके, चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग आएंगे बाद में, धीरे धीरे। कल हम प्लेनेट की बात कर रहे थे तो वीनस तक हमने देखा था। वीनस तक हमने प्लेनेट देखे थे। जी सर। अब बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न का काम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे ध्यान है उसका। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या? रोटी कपड़ा और मकान। ओके, ये तीन चीजें आ जाए तो फाइनेंशियली आप सिक्योर हो और फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। ओके, हालांकि आज के लोग कुछ बहुत सारी चीजें इसमें और भी ऐड करते हैं। ओके, लेकिन वो जरूरी नहीं है। इतना हो तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, सिक्योर हो। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं टीवी भी होना चाहिए, अच्छा मोबाइल भी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन भी होना चाहिए, ओके, फ्रिज भी होना चाहिए। वो सब नहीं आएगा। तो वो थोड़ा ऊपर, थोड़े फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो जिनका भी शनि प्रोमिनेंट होगा ना, वो लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए। उसके बाद वो, उसके बाद का वो सोचेंगे, मतलब उसके बाद कुछ और सोचेंगे कि और आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले तो ये हो, एक फाउंडेशन ऐसा बनाया जाए स्ट्रांग। ओके, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल स्टेटस होना चाहिए। उसके बाद अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, एम्बिशन भी होते हैं इनके। हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं, स्ट्रगल बहुत होती है, डिले होता है। तो ये सब सैटर्न की एट्रीब्यूट्स है, सैटर्न के ट्रेड्स है, या ऐसा कहो कि सैटर्न से ये सब होता है। ओके, उसके बाद है राहु, द मोस्ट मैलेफिक प्लेनेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सारी चीजें आएगी आपको पता लग जाएगा कि जो भी सा जो भी सारे प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ है वो राहु है। ठीक है? तो कैसे? क्योंकि राहु है वो शॉर्टकट लेता है, शॉर्टकट हमसे करवाता है। अगर टू कीप एवरीथिंग पेंडिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, ये राहु की वजह से आता है। एबनॉर्मली बिहेव करना, लाइफ में बहुत अप डाउन होना, मूडी होना, डायरेक्शन लेस होना। तो क्या कोई सही डायरेक्शन नहीं होना, कंफ्यूजन में रहना, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना। जो भी सारे पॉइजन है वो भी राहु की वजह से है। दुनिया में जो भी सारे पॉइजन है उसका सिग्निफिकेटर भी राहु है। इन्फेक्शन का कारक भी राहु है। हमारे अंदर जो मटीरियलिज्म है, ओके, वो भी राहु की वजह से है। रेस्टलेसनेस, वो भी राहु की वजह से है। डिस्ट्रैक्शन, वो भी राहु की वजह से है। एडिक्शन, वो भी राहु की वजह से है। तो कोई भी आदमी प्रॉब्लम में होता है बहुत। लाइफ में प्रॉब्लम है कब स्टार्ट होती है? इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम, इसमें से ही कोई ना कोई एक चीज हो, जब आदमी शॉर्टकट लेता है, बहुत मटीरियलिस्टिक बन जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत आसानी से हो जाता है, एडिक्शन आ जाती है उसके अंदर, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग होती है, कंफ्यूजन होता है। ओके, इसीलिए राहु है। आप यहाँ देख रहे हो कि राहु की वजह से आप देखो कैसी कैसी चीजें हैं। तो इसीलिए वो सबसे मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट है। ओके, और शॉर्टकट लेना, उसके अलावा जो आसान रास्ता है उसको चुनना। ओके, हालांकि शॉर्टकट का मतलब यही होता है कि
बहुत आसान रास्ता है वो चुनना। पर आप देखोगे जो भी आसान रास्ता चुनोगे तो उसी तरह से आपको सक्सेस भी ऐसी ही मिलेगी। अगर आप बहुत हार्ड रास्ता चुनोगे या बहुत कठिन रास्ता अगर आप चुनोगे तो उसी तरह से आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। पर राहु है वो बहुत ही आसान रास्ता चुनता है। ओके। शॉर्टकट लेता है। तो ऑब्वियसली सफलता भी है उतनी छोटी ही होगी या तो फिर वो सफलता ना के बराबर होगी। ओके। ये तो हाँ, राहु के अंदर और एक चीज है, अटैचमेंट। ओके। वो भी राहु की वजह से आता है। अब देखते हैं केतु। तो केतु है वो मैलिफिक है। तो इसलिए मैलिफिक है कि एक्चुअली केतु कि जो भी आप ट्रेड्स यहाँ देखोगे तो ट्रेड्स देखकर आपको ऐसा लगना चाहिए कि केतु है वो क्यों मैलिफिक तो नहीं होना चाहिए। तो क्यों मैलिफिक है? क्योंकि केतु का प्रॉब्लम ये है कि इसको मुक्ति चाहिए। और उस मुक्ति उस तरह से चाहिए कि जो भी अपने जो कर्मा है उसके फल भोगते बिना ही उसको मुक्ति चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से केतु है वो मैलेफिक है। तो जो सुसाइड लोग सुसाइड क्यों करते हैं वो केतु की वजह से करते हैं। क्यों? सुसाइड मतलब क्या है कि मुक्ति चाहिए। किस तरह से मुक्ति चाहिए? ये लाइफ में जो हमारे कर्मा है उसका फल भुगतने भुगते बिना ही मुक्ति चाहिए, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं। ओके। बट ऐसा नहीं है। इसीलिए तो ये एक वजह से केतु है वो बुरा है। तो केतु के पास क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ट्रेड्स क्या है? एनालिटिकल पावर बहुत ही अच्छा है केतु का, इंट्यूशन होता है बहुत ही, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, समझदार है, सिक्रेटिव है, टिमिड है। ओके, थोड़ा डरपोक टाइप का है। एस्केप मतलब भाग जाने वाली टेंडेंसी है कि कोई भी चीजों से भाग जाना। ओके। मतलब कि जहाँ ऐसा कोई मतलब कि चैलेंजिंग वाली सिचुएशन हो तो उसमें भाग जाना, ऐसी उसकी टेंडेंसी है। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लॉस, लिबरेशन मतलब मुक्ति, स्पिरिचुअल भी है, डिटेचमेंट। ओके। लॉस, यहाँ लॉस है ऐसा कुछ भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस। आप जिसे बहुत चाहते हो ऐसे आदमी आपसे दूर चला जाए, या अ, वो उसकी मृत्यु हो जाए। ओके। या आपको चीज कोई चीज है बहुत पसंद है वो आपसे खो जाए। तो लॉस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस, ऐसा लॉस कि जो आपको मतलब बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही आपको हिला दे, ऐसा लॉस। तो फाइनेंशियल लॉस ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 हजार का फाइनेंशियल लॉस। ओके। मतलब 10 लाख का या 15 लाख का ऐसा लॉस कि जो आप बहुत ही हिल जाओ। उसी तरह आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपसे दूर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो ऑब्वियसली आप हिल जाओगे। समझ रहे हो? तो ऐसा लॉस, केतु की वजह से जो लॉस होता है वो ऐसा लॉस होता है कि उस लॉस से फिर आप ऐसा सोचने लगते हो कि अ, आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। ऐसा आपके अंदर ऐसी सोच आ जाती है कि ये संसार में कुछ नहीं रखा है। ओके। अ, हम्म, हमें स्पिरिचुअल बनना चाहिए। ओके। उस तरह का लॉस। तो कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि कोई आदमी है, कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर ऐसी थिंकिंग आ जाती है, वो ऐसा जोन में चला जाता है कि अब
संसार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसी तरह किसी का प्यार में ब्रेकअप हो गया तो वो भी संसार में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो वो उस तरह का लॉस है कि वो आदमी है वो थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाता है वो टाइम पे। ओके, कि बस अभी तो मुझे अच्छा बनना है, ये संसार में बहुत ज्यादा रहना नहीं है। ओके, उस तरह से। उसके बाद है नेचर ऑफ प्लैनेट। तो मैलेफिक प्लैनेट है राहु केतु शनि मंगल और सूर्य। और बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर विनस मर्क्यूरी और मून। ओके, अब देखते हैं 12 जोड़ियाक है। तो ये 12 जोड़ियाक आपको अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, या मतलब कि आगे जाके सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आपको ये सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए कि 1 नंबर की राशि एरीज है, 2 नंबर की टॉरस है, 3 नंबर की जेमिनी है, 4 नंबर की कैंसर है, कैंसर। 5 नंबर की, 6 नंबर की वर्गो, 7 नंबर की लिब्रा, 8 नंबर की स्कॉर्पियो, 9 नंबर की सेजिटेरियस, 10 नंबर की कैप्रिकॉन, 11 नंबर की एक्वेरियस और 12 नंबर की पाइसिस। ये अभी इसका स्पाइसेस। हिंदी नेम भी हम लिख लेते हैं। एरिस को क्या बोलते हैं? मेष राशि बोलते हैं। मेष राशि। टॉरस को क्या बोलते हैं? वृषभ। जेमिनी को क्या बोलते हैं? मिथुन। 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 तो कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्क। कर्क। लियो को बोलते हैं सी। सिंह। वर्गो को बोलते हैं कन्या। वृषभ। लियो को बोलते हैं, सॉरी, लिब्रा को मिथुन। बोलते हैं तुला। कर्क। स्कॉर्पियो को बोलते हैं वृश्चिक। वृश्चिक। वर्गो। कन्या। सेजिटेरियस को बोलते हैं धन, या धनु बोलते हैं, धनु हिंदी में। कैप्रिकॉन को बोलते हैं मकर। एक्वेरियस को बोलते हैं कुंभ। गणेश को। कुंभ। कुंभ। और पाइसेस को बोलते हैं मीन। 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 ओके, अब देखते हैं 12 राशियों को थोड़ा, उनके भी ट्रेड्स पढ़ लेते हैं। के ट्रेड्स आप उसके उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से पता लग जाएगा उनकी, उनके ट्रेड्स क्या है। एरीज है, उसका स्वामी मंगल है, यहाँ जो लिखा है वो उसका स्वामी है, मतलब कि हर प्लान हर राशि का स्वामी होता है। तो एरीज ये स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को कंबाइन करके आप ऐसा मानो कि ये इनके ट्रेड्स है। ओके, इनकी क्वालिटी स्ट्रेंथ है, करेजियस है, बहुत ही बहादुर टाइप होते हैं, डिटरमाइन। ओके, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियाज्म बहुत होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब क्या कि हर सिचुएशन में ऐसा उस तरह से बोलने वाले कि हो जाएगा। ओके, ऑनेस्ट होते हैं, पैसिनेट होते हैं, एक्टिव फिजिकली, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्विक इन एक्शन। ओके, कोई भी काम बहुत जल्दी से करते हैं। अ, पर एक तरह से वो वीकनेस भी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते नहीं है और डायरेक्टली मतलब कि बहु हो जोश वाले पर होश थोड़ा कम। ओके, क्योंकि मंगल है। आगे हमने मंगल के जो क्वालिटी थी उसमें हमने देखा था, उसके उसी तरह उसकी वीकनेस है, धीरज कम है, थोड़े मूडी टाइप है, शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, इम्पल्सिव है, एग्रेसिव है और वायलेंस भी कर सकते। वायलेंस। ओके, उसके बाद है टॉरस। तो टॉरस का टॉरस। वीनस है। इनकी स्ट्रेंथ है कि इन पर आप रिलायबल रह सकते हैं, मतलब कि मान लो कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा ये काम कर लूंगा या कर दूंगा तो वो कर देंगे। तो मतलब उस तरह से हम रिलाय हो सकते हैं इनसे, इन पर। पेशेंट मतलब धीरज होती है इनके अंदर, प्रैक्टिकल होते हैं, डिवोटेड, रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल। जनरली इनको स्टेबिलिटी पसंद होती है, लव्स ब्यूटी,
मटीरियलिस्टिक होते हैं, सेंसुअल, दे आर ग्रेट लवर्स, और इनके अंदर कामनेस होती है। वीकनेस है, स्टबबॉर्न है, ओके, जिद्दी है, पजेसिव है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेजी है, और ओके, सबसे बड़ी अगर इनकी वीकनेस है तो वो है ये पजेसिव होते हैं। ओके, possessive, Gemini, जेमिनी, इसका स्वामी है मर्क्यूरी। स्ट्रेंथ है कि जेंटल है, अफेक्शनेट है, मतलब कि जल्दी से लोगों पे अफेक्शन आ जाता है, या अफेक्शनेट, अफेक्शन मतलब क्या कि अ, अपनापन वाला जो कहते हैं कि ये अपनेपन वाली जो फीलिंग होती है वो, हाँ, पर वो लंबे टाइम तक टिकती नहीं है, जल्दी से हो जाती है लेकिन टिकती नहीं है। मान लो कि कोई पर्सन है, बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत ही जेमिनी वाली क्वालिटी है, तो हो गया कि मान लो कि आपके साथ जॉब में था, तो मतलब कि जब तक आप उनके साथ हो तब तक वो अफेक्शन आपको दिखेगा, पर जैसे ही आप थोड़े दूर हुए तो वो अफेक्शन गायब हो जाएगा, फिर वो आपको कभी भी सामने से कॉल नहीं करेगा, ओके, कभी आप सामने से आपको मैसेज नहीं करेगा, पर जब तक आप साथ में हो, मतलब 2 साल, मान लो कि 2 साल या 3 साल आपने साथ में कॉलेज की या जॉब की या कुछ भी किया, तो मतलब कि आप हर रोज आपको आपको मिलते हो, उस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी तो अब मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ऑलवेज हम ऑलवेज मुझे याद रखेगा। ओके, पर जैसे ही वो आप कॉलेज आपकी पूरी हुई या आपकी जॉब से अलग अलग जॉब हो गई, या ऐसे कोई सिचुएशन आई कि आप अब हर रोज नहीं मिलते हो, तो फिर वो बहुत कम टाइम में, एक एक महीना 2 महीने में तो आपको भूल जाएगा, और आप शॉक हो जाओगे कि ये आदमी तो, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कभी मुझे भूलेगा ही नहीं, मतलब कितना अफेक्शन था, कितना अपनापन दिखाता था वो। ओके, तो ऐसा होता है जर्मनी में। क्यूरियस होते हैं, मतलब जिज्ञासा होती है इनके अंदर, एडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हमने मर्क्यूरी की क्वालिटी देखी थी, मर्क्यूरी प्लैनेट के टाइम के, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली, कोई भी चीज है वो क्विकली लर्न कर लेते हैं, एंड एबिलिटी आल्सो वेरी क्विकली एक्सचेंज आइडिया, सेंसुअल होते हैं और मटेरियलिस्टिक होते हैं। वीकनेस क्या है इनकी, नर्वस है, इनकंसिस्टेंट है, इनडिसिजिव है कभी कभी, और जल्दी से बोर हो जाते हैं। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब कि मान लो कि इन्होंने सोचा कि अभी हर रोज मैं जल्दी उठूंगा, तो वहां भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी उनकी। एक दिन 7 बजे उठे, एक दिन 7:30 बजे उठे, एक दिन 8 बजे उठे। ओके, तो उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं होगी इनके अंदर, या फिर अ, उन्होंने डिसाइड तो किया कि अब जल्दी उठूंगा, लेकिन एक वीक तक उठे, फिर से वही जो भी मतलब नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, फिर तो कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते कोई भी चीज में। ओके, ओके, उसके बाद है कैंसर। तो कैंसर का स्वामी है वो मून है। स्ट्रेंथ है इनकी, डिटरमाइन होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन बहुत ही, इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं, एंड सिंपैथेटिक होते हैं, मतलब कि जल्दी से लोगों के साथ सहानुभूति बहुत होती है इनके अंदर। वीकनेस है मूडी, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक मतलब क्या कि लोगों की बातों में जल्दी से आ जाना। ओके, सस्पिशियस होते हैं, सस्पिशियस मतलब थोड़ी सी शंका होती है। ओके, हर बात में कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, मान लो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ कोई ना कोई थोड़ा शंका होती है कि इंटरव्यू कोई बुरा इंटरव्यू लेने वाला सर कोई बुरा ना आ जाए। ओके, उसका मूड अच्छा हो, उसका मूड बुरा ना हो, या मैं जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ तब वो सर होंगे तो सही ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो दूसरे ऐसा बोलेंगे कि अब दूसरे दिन आना, आज तो सर नहीं है। ओके,
तो इस तरह से मतलब कि थोड़ी सी कुछ ना कुछ थोड़ी शंकाएं रहती है उनको कि कुछ मतलब वो गलत वाली, ओके, अच्छी वाली नहीं, गलत वाली शंकाएं होती है। उसके बाद है मैनिपुलेटिव होते हैं और मैनिपुलेट। इनसिक्योर होते हैं। ओके। उसके बाद है लियो। तो लियो का स्वामी है सन। स्ट्रेंथ है इनकी, क्रिएटिव होते हैं, पैसिनेट होते हैं, जनरस होते हैं, जैसे कि सूर्य की क्वालिटी है, बड़े दिल वाले होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, रॉयल नेचर होता है, चीयरफुल होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है एंड रोमांटिक होते हैं। ओके। याद रखना कि रोमांस मतलब वीनस, ऐसा नहीं है कि वीनस, लव एंड रोमांस में फर्क होता है। लव है वो वीनस है, पर रोमांस है, हालांकि वीनस के पास भी थोड़ा रोमांस है, लेकिन सूर्य है वो रोमांटिक ज्यादा है और रोमांटिक। बहुत कम है उसका लव में, उस मतलब लव से कोई वास्ता नहीं है उसका। पर वीनस है, लव भी है बट रोमांस उसमें थोड़ा कम है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऐसे लव को रोमांस को ऐसे हम लोग बोलते तो नॉर्मली है कि लव रोमांस, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों की? जो ये डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं इन हाँ, दोनों के। लव है ना, लव में ऐसा होता है कि ओके, मैंने कहीं से भी, पर एज पर माय विजडम और माय इंसाइट, ऐसा है कि लव है ना, वहाँ ऐसा होता है कि दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है, जो भी होता है वो, मैं मतलब दो प्यार करने वाले हैं तो एक आदमी किसी को कुछ दे रहा है तो वहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे भी सामने से मिले कुछ। जबकि रोमांस में ऐसा नहीं होता है, रोमांस में सिर्फ देने की भावना होती है ज्यादा, लेने की कम, क्योंकि सूर्य क्या है, वो देने वाला है, लेने मतलब कि वाला यहाँ नहीं। पे गिवर, रोमांस में गिवर की एनर्जी आएगी हमारी, हाँ, जबकि और लव वीनस में में वो, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाएंगी। हाँ, वीनस में लेना भी है और देना भी है। ओके। ओके, वीनस में हम पर मतलब कि वहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन ऐड होंगी। हाँ, और व्हेन इट कम्स टू सन तो रोमांटिक, मतलब कि हम यहाँ पर एज अ गिवर की एनर्जी में बैठे होंगे, हाँ, कि हम इसलिए, हाँ, इंसान को इसलिए, देते जाएंगे, जल मतलब हाँ, कि जलते चले जाएंगे। हाँ, तो जैसे सूरज रोमांस जलन वही होता है है। कि वहाँ ज्यादा देना होता है। बट हाँ, मतलब कि हम तो ऐसा ही सोचते थे कि रोमांस मतलब क्या है कि अ, जिसको प्यार अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना आता हो, वो मतलब उस तरह का कुछ फिनोमेना होगा, रोमांस को मतलब हाँ हम हाँ, लोग वो समझ रोमांस में सकते हैं। एक्सप्रेसिव होता है, हाँ, एक्सप्रेसिव बहुत हो जाना। राइट हाँ राइट। ना, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेस्चर की, ये नहीं हर समय वो नहीं, मतलब कि गिफ्ट बनाना, गिफ्ट भेजना या इस तरीके का, मतलब जेस्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेस्चर्स को यहाँ पर हम रोमांस में क्रिएट करेंगे। जो एक हम्म, मेरे ख्याल से जो ज्यादा इंटीमेटिंग होगा रादर देन लव को वो करना। हाँ। आई थिंक इट कुड बी ओके ओके। वीकनेस है, जो कि जैसे सूर्य है तो एरोगेंट है, बहुत ईगो है, स्टबबॉर्न भी है, सेल्फ सेंटर्ड भी है। हालांकि सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब सेल्फिश नहीं है, बट अपने में ही खोए रहना। बट ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं सबसे पहले मेरा ही कुछ अच्छा हो। ओके, सेल्फिश होना मतलब वो होता है, बट सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या है कि सबका ध्यान मुझ पर हो किसी भी तरह से। ओके। तो सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश में कंफ्यूज, मतलब दोनों को सेम मत मान लो, क्योंकि सूर्य है वो सेल्फिश नहीं है। ओके, वो गिवर है। ओके, बट उसको ऐसा है कि लाइमलाइट में अच्छा। रहना पसंद है उसको। ओके, किसी भी तरह से। लेजी है, इनफ्लेक्सिबल है। ओके, मतलब कि हर हर जगह पे वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि अ, जहाँ भी मतलब जॉब करेगा तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर है या जो भी बॉस है वो जैसा बोलेगा वैसा करेगा। सूर्य तो वैसा नहीं कर पाएगा, वो क्योंकि वो खुद बॉस है। ओके, इसलिए मतलब यहाँ इनफ्लेक्सिबल होना मतलब इस तरह से कि हर तरह से हर सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रीडम है वो डैमेज हो रही है, या फ्रीडम है वो अच्छी तरह से हो नहीं रही है, तो वहाँ वो एडजस्ट नहीं होंगे। ओके, इसीलिए वो इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है।
एंड सबसे बड़ी वीकनेस है कांट आस्क फॉर हेल्प। ओके, कभी भी वो किसी से हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद हेल्प करने वाला हूँ, मैं गिवर हूँ। ओके, तो मैं कभी भी किसी से भी कुछ किसी भी तरह से मांगूंगा नहीं, हेल्प भी नहीं मांगूंगा। तो इसीलिए जो सूर्य वाले जो लोग हैं ना, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए ये है कि जब भी हमें लाइफ में अगर हेल्प मांगने की जरूरत पड़े तो हमें हेल्प मांगनी चाहिए। अदरवाइज हमारे दिल, जब भी मतलब इस तरह से हम वो मतलब कि उस तरह से आप ईगो का हो, ईगो की वजह से है या आपके नेचर की वजह से है कि मैं तो गिवर हूँ, ओके, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो सर आई एम ऑल्सो लियो पर्सन, बट आई थिंक इट जो जैसे आपने चीज बोली, यहाँ पर कई बार होता है कि एक्सप्रेशंस को दबाना ही पड़ जाता है, वहां हम्म, पर भी तो दिक्कत हो सकती है। हम्म, ओके, हाँ, ओके। तो क्योंकि सूर्य की क्या प्रॉब्लम है, लियो वालों की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हेल्प नहीं मांगते। जब भी उनको ऐसा लगेगा कि ये आदमी फ्यूचर में गिनती करेगा कि मैंने तेरी हेल्प की थी, तो वहां कभी भी हेल्प नहीं मांगेंगे उनको। पर कभी कभी, बहुत रेयर सिचुएशन में अगर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है कि उनको ऐसा 100% उनको यकीन हो कि ये आदमी कभी भी फ्यूचर फ्यूचर में मुझसे ऐसा जताएगा नहीं कि मैंने तेरी हेल्प की थी, तो ऐसे लोगों से ये हेल्प मांग लेंगे। ओके, क्योंकि मैं खुद लियो हूँ और मेरा साइकिक नंबर भी 1 है, तो मैं खुद ऐसा हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कभी भी जताएगा नहीं कि मैंने तेरी हेल्प की थी, तो ऐसे लोगों से मैं हेल्प मांग सकता हूँ, अदरवाइज नहीं मांग सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्गो वर्गो की स्ट्रेंथ है, लॉयल है, एनालिटिकल है, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल है, एक्सपर्ट इन स्पीच क्योंकि मर्क्यूरी है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, नेगोशिएशन कर पाते हैं। नेगोशिएट करना क्या होता है, मर्क्यूरी की वजह से आता है। कॉमर्स में अच्छे होते हैं, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, हार्ड वर्किंग 2 बार आ गया। ये सब चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। वीकनेस क्या है, बहुत ही शर्मीले होते हैं। ओके, थोड़ा ओवर थिंकिंग के वजह से चिंतित भी रहते हैं, ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। मतलब कि क्या है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हर चीज में से कुछ ना कुछ गलती निकालते रहते हैं, खुद में से भी और दूसरों में से। ओके, हर चीज में से। ऑल वर्क एंड नो प्ले, इसका मतलब क्या है कि बहुत काम करते हैं और थोड़ा सा भी एंजॉय नहीं करते हैं। पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ओके, घर भी आकर कुछ लोग आपने देखे होंगे अपने अपनी लाइफ में देखे होंगे कि घर आके भी कुछ अपने ऑफिस का ही काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस का ही कुछ काम का सोच रहे हैं। ओके, बट ऐसा नहीं, तो ये ऐसा हो सकता है कि जिनके अंदर वर्गों की क्वालिटी है, ऐसे लोगों में ऐसा होता है। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, घर का काम घर में, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर आओ तो फिर घर का घर काम। का काम। ओके, और मतलब जो घर के जो मेंबर्स है उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, बट इनका 24 आवर्स काम में ही लगे रहते हैं कि घर आके भी चिंता करते हैं कि मेरा ये काम ये काम मतलब बाकी है। शेड्यूल बनाते रहते हैं घर आके भी, अब कल ऑफिस जाके सबसे पहले ये करूंगा, फिर लंच करके ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पूरा दिन। ओके, उस तरह से होता है। आई बात समझ में, तो वर्गों का इस तरह से हो जाता है। ओके, मुझे 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं। ओके। ओके, उसके बाद है लिब्रा। लिब्रा की स्ट्रेंथ है, कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेशियस होते हैं, फेयर माइंडेड होते हैं। ग्रेशियस मतलब क्या कि सुंदर दिखना पसंद होता है इनको। सोशल क्योंकि वीनस है, सोशल होते हैं, रोमांटिक एंड रॉयल नेचर होता है। वीकनेस, इनडिसिसिव,
avoid confrontation and will maybe can carry a grudge and self pity. और कन्फर्टेशन का मतलब मालूम है कि फेस टू फेस किसी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना अवॉइड करते हैं। ओके, मतलब कि उस तरह के सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ऐसी कोई बात हो तो ऐसी कोई बात करने में उनको वो अवॉइड करेंगे। उसके बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का स्वामी है मंगल। स्ट्रेंथ है, रिसोर्सफुल है, मतलब कि जितने भी अच्छा। रिसोर्स है उसका अच्छी तरह से यूज करेंगे, और खुद भी रिसोर्सफुल है, ब्रेव है, पैसिनेट है, स्टबबॉर्न है, एंड ए ट्रू फ्रेंड, मतलब कि यारों के यार दुश्मनों के दुश्मन। एक बार दोस्त मान लिया तो दोस्ती भी बहुत डीपली करेंगे और दुश्मनी भी बहुत वो वाली ही करेंगे। इमोशनल होते हैं और इंट्यूशन होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो मतलब क्या है कि जो भी करना है वो बहुत डीपली करना है, नॉट कोई भी चीज है वो सुपरफिशियल नहीं होगी। ओके, बहुत डीपली ही होगी। तो दुश्मनी भी बहुत जो वो डीप वाली होगी, और दोस्ती भी। ये कहते हैं ना कि आप मूवी में यारों के यार दुश्मनों के दुश्मन, ऐसा इस तरह के होते हैं वो लोग। वीकनेस, डिस्ट्रस्टिंग, मतलब कि जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते, जेलेसी होती है, सिक्रेटिव होते हैं, वायलेंट, वायलेंस तो हो सकता है, मंगल है तो, और हार्श स्पीच, बहुत ही कड़वी स्पीच होती है इनकी, कड़वी कहो या तीखी। ओके, हाँ तीखी कहेंगे तो ज्यादा, सॉरी हाँ तीखी, क्योंकि कड़वी है तो वो तो शनि के पास है। ओके, Sagittarius, Jupiter. सेजिटेरियस का स्वामी है जुपिटर। स्ट्रेंथ है, जेनरस है, बड़े दिल वाला है, आइडियलिस्टिक है, आइडियोलॉजी होती है, मतलब सिद्धांतवादी होते हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिव होते हैं और जॉयफुल रहते हैं। वीकनेस, बहुत ज्यादा प्रॉमिस करते हैं, जितना डिलीवर नहीं कर पाते उससे ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं। ओके, वेरी इम्पेशेंट, धीरज भी नहीं है, विल से ट्रूथ नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक। ओके, मतलब कि कभी हमें कभी कभी मान लो कि कोई आदमी लंगड़ा है तो हमें उसके मुंह पर नहीं बोलना चाहिए कि अरे लंगड़ा। ओके, तो इस तरह से मतलब कि इनके दिमाग मन में ऐसा नहीं होता है कि किसी को बुरा लगाऊं मैं, पर मतलब कि इसी तरह से ट्रूथ, जो भी सच होता है वो बोल देते हैं, बट कभी कभी हमें हमारे अंदर उतनी समझ होनी चाहिए कि ये सच है तो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ओके, कि कोई हमें पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो हमें मालूम है कि बहुत बुरा लग रहा है, तो भी हमें उस तरह से ही बोलेंगे ना, नहीं थोड़े अच्छे लग रहे हो, ओके इतने भी बुरे नहीं लग रहे हो। बट ये ऐसे नहीं होते, अ, जैसा होता है चाहे कितना, मतलब इस तरह से डिप्लोमेटिक नहीं बन पाते हैं। ओके, कैप्रिकॉन, स्ट्रेंथ है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, शनि है, गुड Good. मैनेजर्स, वर्कहॉलिक। ओके, ये भी वर्कहॉलिक है। वीकनेस क्या है, नो इट ऑल एटीट्यूड, मतलब कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा एटीट्यूड। अनफॉरगिविंग, लाइक मतलब कि जल्दी से किसी को माफ नहीं करते। कंडेंसनिंग, इसका मतलब ये है कि ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो ग्रेट पर्सन हो। ओके, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मतलब कि हर सिचुएशन में ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। ओके, मान लो कि सिर्फ सर्दी हो गई है, सर्दी को क्या कहते हैं हिंदी में, बुखार, मान Cold. लो बुखार हो गया तो वहां भी ऐसा सोच लेंगे वो बुखार आगे जाके बहुत ज्यादा बुखार तो नहीं हो जाएगा, ये बुखार मेरे सर पे मेरे दिमाग में तो नहीं चला जाएगा, तो ये बुखार उतना तो बुरा नहीं हो जाएगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ओके, मतलब कि इस तरह से बहुत ही वर्स्ट वाला एक्सपेक्ट कर लेना।
ओके। उसके बाद है एक्वेरियस। जैसे कि मान लो कि कोई एक एक एग्जाम में फेल हो गया बच्चा, तो अगर कैप्रिकॉर्न वाले माता पिता है, माता या पिता, तो ऐसा सोच लेंगे ये, हाँ मेरे बच्चे को जॉब तो मिलेगी ना अब। ओके, वहां तक चले जाते हैं। अरे कोई एक, सिर्फ कोई एक एग्जाम फेल होने से ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में कभी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। ओके। उसके बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस का स्वामी भी शनि है। इनकी स्ट्रेंथ है, प्रोग्रेसिव होते, ओरिजिनल होते, इंडिपेंडेंट होते, मानवतावादी होते, सोशल, एंड लाइक्स टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। ओके, ये लोग सोशल होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ना जो, आप कहते हैं ना कि समाज सेवक टाइप जो होते हैं कुछ लोग, एनजीओ में काम करने वाले या एनजीओ चलाने वाले लोग, तो ऐसे लोग जनरली आपको एक्वेरियस जोड़ियाक वाले मिलेंगे, क्योंकि उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। सोसाइटी में जागृति लानी होती है, अवेयरनेस लानी होती है, ऐसा कुछ एक्वेरियस वालों को पसंद होता है। ओके। या सोसाइटी के लिए लड़ना पसंद होता है, सोसाइटी की आवाज बनना पसंद होता है। वीकनेस है, रन्स फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब कि Emotional इमोशनल expression. एक्सप्रेशन नहीं कर पाए, उससे भागते हैं। वीक टेम्परामेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड अलूफ, अकेले रहते हैं। या अलूफ होना मतलब क्या कि जल्दी से मिलते जुलते नहीं है लोगों के साथ, कहते हैं मिक्स नहीं हो जाते। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि जेमिनी वाले होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि ये एक दिन पहले ही मिला था या 5 घंटे पहले ही मिला था। ओके, बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन इसको टाइम लगता है। उसके बाद है पाइसिस। पाइसिस का स्वामी जुपिटर है। स्ट्रेंथ है, बहुत ही दयालु है, आर्टिस्टिक है, कोई ना कोई आर्ट इनके अंदर होगी, सिंगिंग होगा, सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ ना कुछ पोएट्री लिखना। ओके। या कोई स्क्रिप्ट लिखना, कोई स्टोरी लिखना, उस तरह से कोई ना कोई आर्ट होता है इनके अंदर। डांस, इंट्यूटिव होते हैं, जेंटल होते हैं, वाइज समझदार होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, और हीलर होते हैं। अगर कभी भी आपको हीलिंग चाहिए तो कोई जो भी पाइसिस वाला बंदा है, उससे गले मिलो आप। वो प्रॉपर पाइसिस की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब पाइसिस की वाइब्रेशन होनी चाहिए उसके अंदर, तो आप हीलिंग महसूस करोगे आप। वीकनेस है, फियरफुल हो। और मतलब कि जो भी पाइसिस वाले जो भी होंगे ना, वो हीलर ही बनेंगे किसी किसी ना किसी तरह से। चाहे वो अपने म्यूजिक से लोगों को हील करे, मतलब ऐसा म्यूजिक बनाएंगे, ऐसी पोइट्री लिखेंगे, ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऐसी स्टोरी लिखेंगे कि लोगों को लोग हील हो। ओके। या किसी भी तरह के हीलर बनेंगे वो, जैसे कि रेकी हीलर है, चक्रा हीलर है। ओके, उस तरह से किसी ना किसी तरह से वो हीलर। या कुछ आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर की एक्टिंग देख के भी आपको आपको ऐसा महसूस होता है, हीलिंग जैसा महसूस होता है, तो उस तरह से एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस भी होते हैं ऐसे। ओके, तो उस तरह से वो हीलर होते हैं। वीकनेस, थोड़े केयरफुल होते हैं, ओवरली ट्रस्टिंग, मतलब कि लोगों पे बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं ये लोग। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती है, रियलिटी से भागते हैं। कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर, एंड ओवर सेंसिटिव, मतलब कि कैन बी ए विक्टिम और मार्टियर, मतलब क्या कि हर सिचुएशन में ऐसा मान लेते हैं कि मेरी वजह से हुआ, बट जबकि उनकी वजह से नहीं हुआ है। ओके, उस तरह से मान लेते कि ये जो भी कुछ गलत हुआ घर में, तो ऐसा जल्दी से वो ऐसा मान लेंगे कि मेरी वजह से हुआ। अब देखते हैं कि 12 घर, 12 हाउस ऑफ कुंडली। ओके, तो इसमें आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कुंडली कैसे बनाते हैं। एक कुंडली बना के दिखाता हूँ। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। सर ये कैसे पता लगेगा किसी को कि कौन सी राशि का है? जैसे मेरा ही मैं अगर पता करना चाहूँ तो?
हाँ, यही यही इसके लिए कुंडली दिखा बनानी पड़ेगी। चलो, जी। मैं यहाँ रैंडमली किसी की भी डाल रहा हूँ। ओके। जेंडर मान लो कि मेल है। तारीख है, मान लो कि 25/11 ही है, पर साल है मान लो कि 1990, 1993 है। ओके। मान लो कि दोपहर को 12 बजे 2 बजे जन्म हुआ है, तो 2 बजे, 2:24। और प्लेस मान लो कि दिल्ली है। समझ में आया? तो मतलब कि अगर किसी की भी कुंडली हमें बनानी है तो क्या डिटेल होनी चाहिए? उसकी बर्थ डेट होनी चाहिए, कौन से टाइम पे और जन्म टाइम हुआ ऑफ वो बर्थ भी होना प्लीज। चाहिए। एग्जैक्टली। और उसका लोकेशन, बर्थ प्लीज ऑफ लोकेशन बर्थ। क्या है, ये 3 चीजें हम उस हमारे पास होनी चाहिए, तो ही बर्थ डे उसकी कुंडली निकल के आएगी। ओके। तो ये दो, आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं, ये लग्न चार्ट है और ये नवमास चार्ट है। जो कि नवांश चार्ट का हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई काम नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसका काम होता है। पर हमें यहाँ लग्न, सिर्फ लग्न चार्ट की जरूरत है यहाँ। तो देखो, कैसे पता लगेगा कि हमारी राशि कौन सी है? तो यहाँ देखो, हर बॉक्स में एक नंबर लिखा है। यहाँ देखो 12 नंबर लिखा है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब कोई बताएगा कि आपको मतलब कि जिनको भी मालूम नहीं है उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये घर का नंबर है, क्योंकि कुंडली में क्या होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं। तो किसी को ऐसा ही लगता होगा कि ये घर का नंबर है, पहला पहला घर ये है, ये दूसरा घर है। एम आई राइट? सबको ऐसा ही लग रहा है, जिनको मालूम नहीं है एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी, उनको ऐसा ही लग रहा है। हाँ या ना बोलो, कोई तो बोलो। वैसे तो सर जानते हूँ मैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में यही लगेगा कि हाँ ये घर का नंबर ही है। हाँ, मतलब कि आप तो पहले से आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं, इसलिए आपको मालूम है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके। तो ये जो नंबर लिखे हैं वो घर के नंबर नहीं है। ये क्या है, कौन से नंबर है? राशि के नंबर। राशि ये के नंबर। यहाँ 12 लिखा है, मतलब 12 नंबर की राशि। और 12 नंबर की राशि में क्या लिखा है? एमओ लिखा है। एमओ का मतलब क्या है कि दो। मून का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कि इनके जन्म के टाइम मून था, वो 12 नंबर की राशि में था। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी राशि है वो पाइसिस हुई, मीन राशि हुई। 22 से समझ में आया सबको? हाँ जी सर, मीन लगन मीन राशि बोथ। हाँ। पर घर है ना, घर, वो ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। जहाँ हमारी घड़ी में 12 नंबर, 12 होते हैं ना, वहां से पहला घर स्टार्ट होता है, तो ये पहला घर है। तो क्या, ये पहला घर है, ये नहीं है, ये तो राशि नंबर है। अभी समझ में आया? तो फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आई बात समझ में? सर जी सर। अभी इसमें ऐसा होता है कि जो पहला घर होता है ना, उसको लग्न राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लग्न राशि बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लग्न राशि भी मीन है और इनकी चंद्र राशि भी मीन है। पर जनरली जब भी हम किसी को पूछते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारी चंद्र वाली जो राशि होती है ना, वही बोलते हैं। अगर मुझे कोई पूछेगा कि मेरी राशि कौन सी है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरी कन्या राशि है, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ तब मून था वो कन्या राशि में था। पर मेरे पहले घर में कौन सी राशि है मालूम है? लियो है। तो मेरी लग्न राशि क्या हुई? लियो हुई। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो सब। जी सर। ओके। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लेना। ओके।
तो इस तरह से कुंडली बनती है। तो अभी सिर्फ कुंडली कैसे बनती है वही मैंने दिखाया है। ओके, अभी कुंडली को कैसे देखना है वो सब हमें अभी नहीं दिखाना है, क्योंकि हम 12 हाउस का आया था, 12 हाउस का टॉपिक आया था, तो मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह से हम 12 हाउस निकालते हैं, इस तरह से। पर 12 हाउस मतलब कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। तो ऑब्वियसली 12 हाउस अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियसली आपको कुंडली बनानी पड़ेगी, तो इस तरह से कुंडली बनती है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि ये 12 घर है। तो यहाँ से आपको देखो, पहले घर में मून है, दूसरे घर में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तीसरे घर में केतु है, चौथे घर में कोई नहीं है, पांचवें घर में कोई नहीं है, छठे घर में कोई नहीं है, सातवें घर में कोई नहीं है, आठवें घर में जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी है, नौवें घर में राहु है, सूर्य है, प्लूटो, राहु, और मंगल है, और ये प्लूटो है। हालांकि प्लूटो को हमें नहीं देखना है। यहाँ 10वें घर में नेपच्यून और यूरेनस है, उसको भी हमें नहीं देखना है। 11वें घर खाली है, 12वें घर में शनि है। ओके, तो सर अब आगे नवमसा चार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है सर? नवांश चार्ट का वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस देखते चीज हैं। के लिए देखते हैं? हाँ। नवांश चार्ट से मैरिड लाइफ को देखना होता है, और कोई भी प्लेनेट है वो रियली में कैसा रिजल्ट देगा, फाइनल रिजल्ट कैसा देगा वो। मान लो कि कोई अच्छा। प्लेनेट यहाँ नीच का है, कोई भी प्लेनेट, पर अगर वो यहाँ उच्च अच्छा। का हो तो वो उच्च का रिजल्ट देगा। पर कोई प्लेनेट ओके। यहाँ उच्च का है लेकिन यहाँ नीच का हो गया, तो वो नीच का हम्म। रिजल्ट देगा। पर मतलब कि वो उच्च जैसा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मतलब कि वो फाइनल उसकी स्ट्रेंथ कैसी है वो देखने के लिए नौमांस चार्ट देखा जाता है, और मैरिड लाइफ देखने के लिए भी नवांस चार्ट देखा जाता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद हमारा जो नेचर है ना वो ये राशि के जैसा हो जाता है। मतलब कि मान लो कि किसी का नेचर है वो 12 नंबर की राशि जैसा था, लेकिन इसका शादी के बाद 8 नंबर की, मतलब स्कॉर्पियो जैसा इसका नेचर हो जाएगा। अच्छा। ओके, ऐसा भी कहते हैं। तो नवमसा मतलब कंफर्मेशन देता है आपको रिजल्ट के बारे में? क्या? कंफर्मेशन देता है आपको, मतलब एक्चुअल में कैसा रिजल्ट रहेगा आपका, है ना? हाँ, कोई भी प्लेनेट का वो, कंफर्मेशन देता है। हाँ, कंफर्मेशन देता है कि कोई भी प्लेनेट यहाँ स्ट्रांग है तो यहाँ भी एटलीस्ट नीच का नहीं होना चाहिए। अगर जैसे सर अभी वीनस का यहाँ पे इनका अभी स्वग्रह ही है पर अष्टम में है। अभी इनका तो मैरिड मतलब सप्तम में आ गया ना नवमसा में। हाँ, सप्तम में आ गया। हाँ। ओके, तो अच्छा ओके। है। अच्छा, तो रिजल्ट उस तरफ से उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे उनको, है ना? हम्म। ओके। तब तब तो ये मैरिज के बाद मिलेंगे, ऐसा है क्या ये रिजल्ट? हाँ। सर कहीं कहीं पे इसको सोल पाथ भी कहते हैं कि ये हमारा सोल पाथ होता है। हाँ, सोल पाथ मतलब जो भी है ऐसा हो सकता है, बट सोल पाथ वाला मैंने नहीं सुना है। पर हाँ, ये होता है कि इसका मतलब क्या, ये आप सुपरफिशियल आप ऐसे हो, लेकिन ये डीपली आप ऐसे हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। ओके। सर मेरा वर्गोत्तम है सर, लगन और नवमांश। हाँ, तो कुछ लोग ऐसा कि ये सुपरफिशियली इनका नेचर है वो 12 नंबर की राशि जैसा होगा, लेकिन बहुत डीपली स्कॉर्पियो जैसा होगा। तो ऐसा भी है। और मैंने मतलब सबसे मतलब जो भी ये इंसाइट है वो मैंने मेरे अंदर महसूस की है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी लग्न चार्ट में मेरा पहले घर में 5 नंबर की राशि है, लेकिन यहाँ 9 नंबर की राशि है नवांश में। तो 9 नंबर की राशि आपको मालूम होगा कि मतलब जिनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आता है उनको मालूम होगा कि 9 नंबर वाली राशि मतलब गुरु की राशि। और गुरु की राशि मतलब उनको टीचिंग में और वो सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो मैं टीचिंग ही करवाता हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, हाँ, ऊपर से तो मैं लियो जैसा हूँ लेकिन बहुत डीपली मैं सेजिटेरियस जैसा हूँ। ओके, तो ऐसा भी है। तो इस तरह से नवांश के बहुत, पर जो मेन जो चीज है वो यही है कि आप नवांश से लव मैरिज का देखते हैं, और कोई भी प्लैनेट की फाइनल स्ट्रेंथ क्या है वो देखते हैं। और लास्ट में ये भी देखते हैं कि आप कोई भी पर्सन है वो ऊपर से कैसा है, और बहुत डीपली डीपली कैसा है वो। ये ऊपर से ऐसा है लेकिन डीप डीप डाउन वो ऐसा है। ओके, तो उस तरह से। चलो। हम्म। चलो, हमारा टाइम भी हो गया। आज के क्लास को यही तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
सर हम लोग नक्षत्र भी देखेंगे ना? हाँ, नक्षत्र नहीं, नक्षत्र को डिटेल में नहीं देखेंगे। ओके। उसकी आपको नोट्स मिल जाएगी, तो आपको अपने आप गो थ्रू करना है। मतलब कि जैसे हमने 12 राशियों का नेचर देखा ना, उसी तरह मैं 27 नक्षत्र के जो नेचर है वो और उसके ट्रेड्स है वो मैं नोट्स में दे दूंगा, आपको गो थ्रू करना है अपने आप। ओके। सर नक्षत्र पावरफुल होते हैं कि ग्रह? नक्षत्र। अरे अरे अच्छा तो मतलब कि फिर ग्रहों की एनर्जी एक हद तक कंट्रोल में रहती है नक्षत्रों के। हम्म। ओके। अगर किसी की मान लीजिए महादशा किसी और चीज ही चल रही हो, नक्षत्र उसका कोई ऐसा चल रहा है, तो मतलब कि पर्टिकुलरली उस नक्षत्र का प्रभाव उसकी लाइफ में उतने समय तक लगातार रहेगा? हाँ, मान लो कि गुरु की दशा चल रही है और गुरु जो इस नक्षत्र में है उस नक्षत्र जैसा ट्रेड्स आएगा वो टाइम पे उसके अंदर। अच्छा। ओके ओके। हम्म। मान लो कि पहला ही नक्षत्र, अगर हम कहे पहला नक्षत्र कौन सा है। न, अश्विन। हाँ, अश्विनी। मान लो कि गुरु गुरु अश्विनी नक्षत्र में है और गुरु की दशा चल रही है, तो वो पढ़ाएगा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के जैसे पढ़ाएगा वो बहुत ही क्या कहते हैं, एग्रेसिव होके पढ़ाएगा वो। हम्म। ओके। ठीक है। बहुत पढ़ाने के टाइम बहुत ही एनर्जेटिक होगी, बहुत आवाज है वो बहुत अ, जोर से बोल के बहुत ही लाउड। एंथुजियाज्म होके लाउड लाउडनेस एंथुसियास्टिक सब। हाँ, उस काफी ना तरह कोई से फायरी पढ़ाएगा। नेचर आ जाएगा वहां पे। हाँ। ओके, उस तरह से। मेष राशि की भी। तो सर हम्म। जैसे नक्षत्र, जैसे कि वहां अगर हम मान के चले, इसका अगर हम ये मान के चले खाली एक अगर कोई प्लैनेट का वो चला है, तो केवल प्लैनेट नहीं, प्लैनेट के साथ साथ उसका नक्षत्र, वो भाव भी एक्टिव होगा। और वो भाव जिस एक्चुअल वो भाव जिस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या वो भी इनडायरेक्टली एक्टिव होते हैं? हाँ, वो प्लैनेट की दशा में बहुत सारी चीज क्या क्या एक्टिव होगा। जिस घर का स्वामी है वो घर के भी रिजल्ट देगा। ओ। जिस राशि में है वो राशि रिलेटेड कुछ रिजल्ट देगा। जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट देगा वो। और जिस घर में बैठा है उसका भी रिजल्ट देगा। इट मीन्स कि ये मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एक साथ कई चीजें एक्टिव हो रही होती हैं, रादर देन हम सिर्फ एक इकलौता हम वहां पर वो देख करके नहीं कह सकते कि ये क्या है। तो हमें हम्म। तो फिर उस हिसाब से तो सर हर समय पूरी कुंडली एक्टिव ही रहती होगी ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, मतलब मैक्सिमम 4-5 हाउस ही एक्टिव रहेंगे ना वो टाइम पे। मान लो कि कोई प्लेनेट, मान लो कि अ, गुरु अगर हम मंगल को ले ले, मंगल मान लो कि 9वें घर में बैठा है, तो 9वां घर का रिजल्ट देगा वो, 9वां घर एक्टिव होगा। और पर वो स्वामी है चौथे और 8वें घर का स्वामी है मान लो, तो चौथा और 8वां घर भी एक्टिव होगा। उसके नक्षत्र जिस नक्षत्र में और बैठा हो वो लॉर्ड। हाँ, हाँ, जिस ओके। नक्षत्र में बैठा, पर नक्षत्र तो वही हाउस में होगा जिस हाउस में वो है। पर वहां क्या नक्षत्र का उसके अंदर नेचर आएगा सिर्फ। ओके। अच्छा, नक्षत्र लॉर्ड एक्टिव नहीं होंगे? हाँ, नहीं, नक्षत्र लॉर्ड एक्टिव नहीं होंगे। हाँ, हाँ, नक्षत्र लॉर्ड भी एक्टिव होगा। ठीक है। दैट्स जिसके वेरी नक्षत्र में बैठा है उसका उसका लॉर्ड भी एक्टिव होगा। तो मान लो कि मंगल ग्रह है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु के भी रिजल्ट देगा वो। ओके। गुरु के भी रिजल्ट आएंगे उसमें। ओके। कि भाव राशि। अरे बाप रे तो हम अकेले एक ही चीज पे रिलाय ऑन नहीं और ले हमें सकते। हमें कोई देखना नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा कि कोई भी प्लेनेट है वो मतलब किस किस का रिजल्ट दे रहा है, वो इस तरह से निकल जाएगा आसानी से। ओके ओके। तो मतलब कि हमें मैन्युअली निकालना नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक ओके। है ठीक। थैंक यू सर। ओके, चलो, ग्रेट। ओके, थैंक यू। इस बात को यही तक रखते हैं, कल मिलते हैं 7 बजे। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। थैंक सो यू मच सर। सर, सर। गुड नाइट।